अस्सलामुअलैकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम लेक्चर इकोनॉमिक्स का जो अपकमिंग टेस्ट है एफपीएससी का, उसकी जो हम टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उन एमसीक्यूज को हम जो है काफ़ी देख चुके हैं पिछली दो वीडियोस के अंदर, ठीक है। आज उसका पार्ट 3 हम कवर करेंगे और इसके अंदर हम मेजर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी कर रहे हैं और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो एमसीक्यूज हैं ये सिर्फ लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सीएसएस, पीएमएस और भी जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है, तो उन सब के लिए भी हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इकोनॉमिस्ट्स यूज द टर्म यूटिलिटी टू मीन। अब यूटिलिटी का जो टर्म है बेसिकली हम इकोनॉमिक्स की टर्म में वो किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट बिफोर इट हैज बीन एडवर्टाइज्ड। क्या जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है एडवर्टीजमेंट से पहले, उसके लिए यूटिलिटी होती है। ऑप्शन बी इज द सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर ऑब्टेन्स फ्रॉम अ गुड और सर्विस। And option C is any characteristic of a good or service which cannot be measured. And the option D is the contribution a good and a service make to social welfare. So option B, the satisfaction a consumer obtain from goods or services. जो consumers होता है basically, ठीक है, उसको satisfaction किस चीज से मिलती है, चीज को गेन करके, गुड को हासिल करके या सर्विसेज को हासिल करके, ठीक है। सो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का नाम देते हैं। यूटिलिटी को बेसिकली हम जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं उसमें तो मैयर एक तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको जनरलाइज करने के लिए अक्सर यूटिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर भी समझने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। बेसिकली हम ये हमारा जो है, हम इसको ऑर्डिनल वे में यूटिलिटी को लेते हैं एज कंपेयर टू कार्डिनल। कार्डिनल में हम नहीं ले सकते, ठीक है। सो यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है जब जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म मार्जिनल यूटिलिटी टू मीन। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसको हम इकोनॉमिस्ट हम कैसे लेते हैं, एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन्ड डिवाइडेड बाय एडिशनल कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट। क्या जो एडिशनल कॉस्ट थी लास्ट यूनिट की, उसको अगर हम जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है डिवाइड करें एडिशनल कॉस्ट के ऊपर ऑफ द लास्ट यूनिट, तो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन्ड बाय द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गुड। टोटल सेटिस्फैक्शन गेन्ड व्हेन consuming a given number of units. The process of comparing marginal units of all goods could be purchased. So जो जब भी मार्जिनल की बात आएगी इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मार्जिनल जो होती है वो एडिशनल चेंज को रेफर करता है, ठीक है। जब भी कोई एडिशनल चेंज आएगा, ठीक है, किसी भी चीज के आपने अगर एक्टिविटी में चेंज लेकर आए हैं, ठीक है, तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है, अगर हम मार्जिनल अब यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, गेन अब किसी से एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलती है, कंजप्शन से मिलती है। और कंजप्शन किस चीज की होती है, गुड्स और सर्विसेज की। सो मोर गुड्स एंड सर्विसेज की कंजप्शन से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन हम लोगों को मिल रही होती है एज अ कंज्यूमर, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट। ये बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये इंटरचेंजिंगली जो है ये कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, खासतौर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। सो हमें इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा जो है इनका डेफिनेशन जो है वो समझ होनी चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। सो अच्छा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट total satisfaction will decrease as more units of goods are consumed. Option B is the satisfaction derived from each additional unit of a good consumed will decrease. Option C is the total utility become negative, and option D is A and C both. So the law of diminishing marginal utility, जब हमने पहले marginal utility की तो बात देख ली कि additional unit of utility, ठीक है। जब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात है तो हम कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन जो हम डिराइव कर रहे हैं ईच एडिशनल यूनिट से, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो उसको भूख लग रही है, स्टार्विंग हो रही है, ठीक है, तो वो एक टाइम का जो मील है या एक जो प्लेट ऑफ राइस है वो लेगा एक टाइम पे, ठीक है। उसकी जो उस टाइम पे उसको भूख लग रही थी, तो उस प्लेट से फॉर एग्जांपल उसको 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी जो है वो मिले हैं। अब उसी टाइम पे अगर वो एक और प्लेट ऑफ
राइस जो है वो लेता है तो उसके यूटिलिटी जो पहली प्लेट ऑफ राइस थी उससे कम होगी। फॉर एग्जांपल हो सकता है उसकी जो सेकंड प्लेट है उसकी यूटिलिटी 7 हो, उससे वो वाली सेटिस्फैक्शन ना आए जो कि पहली प्लेट ऑफ राइस से आई थी। सो द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड, हमने जो सेकंड प्लेट ली वो एडिशनल यूनिट ऑफ गुड है, ठीक है। कंज्यूम्ड विल डिक्रीज, तो पहली जो प्लेट हमने राइस की ली उससे जो नेक्स्ट प्लेट ली है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कम थी। इंक्रीज तो हुई, मार्जिनल यूटिलिटी ओवरऑल इंक्रीज तो होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही होती है, तो हम उसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, इकोनॉमिस्ट हैव यूज्ड द आइडिया ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टू एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो आइडिया जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो आइडिया है वो क्यों एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डिमांड कर्व बिकम फ्लैटर एट लोअर प्राइस, डिमांड कर्व्स आर इनइलास्टिक, बोथ द फर्स्ट एंड द सेकंड ऑप्शन। जो मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें हम देखते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इसी तरह जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन है कि डिमांड कर्व बिकम फ्लैटर, जैसे जैसे प्राइसेस जो हैं वो कम होती जाती हैं तो डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर होता जाता है, एक्सिस के साथ साथ फ्लैट होता जाता है, ठीक है। सो ये दोनों ही चीजें जो हैं वो डिस्क्राइब कर एक्सप्लेन करती हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आइडिया को। कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ गुड इफ द वैल्यू ऑफ गुड, कंज्यूमर जो है वो किसी भी चीज के गुड के मोर यूनिट्स बाय कब करेगा, अगर उसकी जो गुड की वैल्यू है वो क्या हो, टोटल यूटिलिटी इज उसकी क्या टोटल यूटिलिटी अगर ग्रेटर हो उसकी प्राइस से, अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो उसकी प्राइस से, या मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस और टोटल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। तो जो कंज्यूमर है बेसिकली हम ये देखते हैं कि अगर प्राइसेस हमें कम पड़ रही हो और उससे यूटिलिटी ज्यादा मिल रही हो, यानी मार्जिनल यूटिलिटी तो इंक्रीज कर रही है लेकिन प्राइसेस जो है वो कम है मार्जिनल यूटिलिटी से, तो हम उस चीज को मोर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का हमने कॉन्सेप्ट देखा, एडिशनल चेंज है, ठीक है। एडिशनल जब चेंज जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अगर उस चीज की कॉस्ट या उस चीज की प्राइस देखें तो हम उस चीज को मोर कंज्यूम करने की तरफ जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, द डायमंड वाटर पैराडॉक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सजेस्टिंग दैट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटर्मिन्ड बाय। अब जो डायमंड वाटर पैराडॉक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक ये कॉन्सेप्ट है, ये एक्सप्लेन किस तरह किया जा रहा है, बाय सजेस्टिंग दैट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटर्मिन्ड बाय। अब एक जो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो किस तरह डिटर्मिन होती है, क्या उसकी कंज्यूमर इनकम से डिटरमिन होगी, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी, इट्स कंज्यूमर सरप्लस और इट्स डिमिनिशिंग। तो हमने जो लास्ट ये अभी पिछला वाला एमसीक्यू देखा है, तो जो उसकी कॉस्ट होती है या जो डायमंड वाटर पैराडॉक्स है वो हमें ये बताता है कि प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो डिटरमिन होती है इस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से। मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर होगी प्राइस से तो हम कंजप्शन ज्यादा करते रहेंगे, इसके वाइस वर्सा देखें अगर तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर कम होगी प्राइस से, प्राइस ज्यादा हो और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो तो हम उस चीज की कंजप्शन को रोक देते हैं, हम वो ज्यादा या मोर ऑफ दैट गुड, मोर यूनिट्स ऑफ दैट गुड हम उसको कंज्यूम नहीं करते। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Utility maximizing consumers changes her spendings on good X and good Y until एक यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर है, और जितने भी इकोनॉमिक कंज्यूमर्स हैं, रैशनल जिनका बिहेवियर है, जिनको थोड़ा नॉलेज है, ठीक है, वो बेसिकली यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग होते हैं, ठीक है। वो उनका जो मोटिव होता है वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है। इसी तरह जो फर्म्स होती हैं उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। अच्छा, अब एक यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर है, वो अपनी चेंज कर रहा है स्पेंडिंग्स को, ठीक है, अपनी स्पेंडिंग का बिहेवियर जो है वो चेंज कर रहा है। दो गुड्स हैं एक्स और वाई, ठीक है, until वो कहां तक चेंज करेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इनटू प्राइस ऑफ एक्स जब इक्वल हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई इनटू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक फॉर्मूला है जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इनटू प्राइस ऑफ वाई इक्वल हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई इनटू प्राइस ऑफ एक्स।
नेक्स्ट है जी, इकोनॉमिस्ट डिफाइन एन इंडिफरेंस कर्व एज द सेट ऑफ पॉइंट्स। इकोनॉमिस्ट जो है वो इंडिफरेंस कर्व को क्या डिफाइन करते हैं, इंडिफरेंस कर्व किन पॉइंट्स को शो कर रहा होता है। इंडिफरेंस कर्व जो है बेसिकली टोटल यूटिलिटी को शो कर रहा होता है, ठीक है, यूटिलिटी कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व। हम कहते हैं ना कि ग्रेटर इंडिफरेंस कर्व पे तब हम जाते हैं जब हमें ग्रेटर यूटिलिटी मिल रही होती है। हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को डिफाइन कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। एट ऑप्शन ए क्या है कि एट विच द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द कंज्यूमर्स इनकम चेंजेस। इनकम अगर चेंज होती है तो कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। विच यील्ड्स द सेम मार्जिनल यूटिलिटी, विच यील्ड द सेम टोटल यूटिलिटी एंड एट विच द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एज प्राइसेस चेंज। तो जो इंडिफरेंस कर्व है बेसिकली उसका प्राइसेस के साथ तो कोई लिंक नहीं है, ठीक है, और साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी के साथ भी इसका लिंक नहीं है। सो हम कहते हैं कि टोटल यूटिलिटीज को बताता है इंडिफरेंस कर्व। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमें बताता है सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। पूरे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर सेम लेवल ऑफ यूटिलिटीज हमें मिलती हैं विद हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ गुड्स। यानी अगर गुड एक एक्स है और एक एक्सिस पे गुड एक्स लिखी हमने और एक एक्सिस पे गुड वाई रखी है, तो दोनों की ऐसे कॉम्बिनेशन वो बताएगा जिससे हमें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन ए इज, अभी हमने इंडिफरेंस कर्व को देख लिया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट एज यू मूव अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व। क्या जो जब जब आप इंडिफरेंस कर्व के मूव करते रहते हैं तो क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन बी इज मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है जब आप इंडिफरेंस कर्व पे मूव करेंगे। ऑप्शन सी इज इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। और ऑप्शन डी इज total utility is greater than where the 45 degrees line cut the indifference curve. So option C is the correct option. ये एक प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की कि जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो ओरिजिन को कभी भी टच नहीं करते, कॉन्वेक्स होते हैं ओरिजिन से, ठीक है। सो ये आप जो है वो याद रखें कि इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs जो है वो है कि द लिमिट इम्पोज्ड ऑन हाउस होल्ड चॉइसेस बाय इनकम, वेल्थ एंड प्रोडक्ट प्राइसेस आर कैप्चर्ड बाय। जो लिमिट कौन सी चीज हमें इम्पोज करती है, हाउस होल्ड जो है उनकी चॉइसेस को बाय इनकम, वेल्थ, प्रोडक्ट प्राइस आर कैप्चर्ड बाय। हम किस चीज में डालते हैं उन सब चीजों को, बेसिकली हम बजट लाइन में डालते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारा बजट है, उसमें हमारी इनकम भी आ जाती है, हमारी वेल्थ जितने हमारे एसेट्स हैं वो भी सारे आ जाते हैं, और साथ साथ प्रोडक्ट प्राइसेस जो हैं वो भी हमें आ जाती हैं हमारे पास। सो बजट कंस्ट्रेंट या बजट लाइन जो है वो हमें इस कॉन्सेप्ट देता है। नेक्स्ट है जी, इफ अ हाउस होल्ड मनी इनकम इज डबल। अगर उसकी मनी इनकम जो है वो डबल हो जाए तो क्या होगा। बजट कंस्ट्रेंट विल शिफ्ट इन एंड पैरेलल टू द ओल्ड वन। क्या बजट कंस्ट्रेंट शिफ्ट हो जाएगा। बजट कंस्ट्रेंट इज हैड नो इफेक्ट। बजट कंस्ट्रेंट विल स्वेल आउटवर्ड एट वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, क्या वो वाई इंटरसेप्ट की तरफ घूम जाएगा, या फिर द बजट कंस्ट्रेंट विल शिफ्ट आउट पैरेलल टू द ओल्ड वन। सो बजट कंस्ट्रेंट, जब भी आपकी मनी इनकम बढ़ती है तो बजट कंस्ट्रेंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट होगा और आउटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि इनकम बढ़ी है ना। अगर इनकम कम होती है तो इनवर्ड जो है ऑप्शन ए जो है तब हमारी करेक्ट होती है अगर हम कहते हैं कि इनकम जो है वो कम हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है कि हमारा जो बजट कंस्ट्रेंट है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा, यानी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा बजट कंस्ट्रेंट, जो ओल्ड वन था उससे पैरेलल, ठीक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस इंक्रीज वर्क इन द सेम डायरेक्शन। कि अगर जो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स हैं प्राइस के वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं वर्क इन द सेम डायरेक्शन, द गुड हुज प्राइस हैज चेंज इज नॉर्मल गुड, ठीक है। जिसकी प्राइस चेंज होगी इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से वो नॉर्मल गुड होगी। इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट, अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है,
दो जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं, अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व देखें तो 4 या 5 प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है। उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इंडिफरेंस जो है कर्व्स जो हैं वो हमने भी पीछे देख लिया कि एल शेप तो नहीं होते, हमने कहा कन्वेक्स होते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है बी स्ट्रेट लाइन नहीं होते, कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है कि जो दो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि हर जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी को डिफाइन कर रहा होता है, और हायर जो इंडिफरेंस कर्व होता है हमेशा वो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को डिफाइन कर रहा होता है। सो अगर दो इंटरसेक्ट कर जाएं आपस में तो वो तो दो अलग अलग जो यूटिलिटी के लेवल हैं उनको डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स वांट टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स होती हैं, यानी जो फर्म्स होती हैं, फर्म का बेसिकली हर फर्म जो होती है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ही होती है, ठीक है। सो आप इस तरह की जो टेक्निकल टर्म्स हैं इनसे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं आप हमेशा याद रखें कि दो तरह के एजेंट्स हैं, एक प्रोड्यूसर्स हैं, एक कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है, और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका मोटिव यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन होती है। सो हम कह सकते हैं इसको सिंपली फर्म्स वांट टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन, क्या किस चीज का डिफरेंस वो मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, बेसिकली वो रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है, वो चाहते हैं कि कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू हमारा ज्यादा हो, ठीक है। सो उनका जो प्रॉफिट एरिया है वो उसको इनहेंस करने के लिए डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। सो इस वो ड्यूरेशन को या इस जो पूरा वो है एरिया उसको मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट डिपेंड ऑन फर्म्स लेवल ऑफ आउटपुट, क्या जो फिक्स कॉस्ट होती है वो फर्म के लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती। फिक्स कॉस्ट आर जीरो इफ द फर्म इज प्रोड्यूसिंग नथिंग। देखें फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो पहले कॉन्सेप्ट समझें कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है। फिक्स अगर कोई बिल्डिंग हमने हायर की हुई है, ठीक है, सो उस बिल्डिंग का हमें रेंट देना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई गाड़ी हायर की हुई है, आप चाहे उस बिल्डिंग के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, आपको उस बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा। इसी तरह गाड़ी, अगर आप उस गाड़ी को अपने ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको उसका रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह जो बिल्स होते हैं, ठीक है, आपको वो पे करने पड़ते हैं, चाहे आपका प्रोडक्टिविटी का प्रोसेस चल रहा है। तो ये सारी जो कॉस्ट होती हैं जो कि वेरी नहीं कर रही होती, जो आपने पे करनी ही होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ इनका कोई लिंक नहीं होता, तो फिक्स कॉस्ट, इनको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अब फॉल्स स्टेटमेंट इनमें से ढूंढनी है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी है कि फॉल्स स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जीरो है, ठीक है, इफ द फर्म इज प्रोड्यूसिंग नथिंग। अगर फर्म जो है कुछ नहीं बना रही तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या जीरो होगी, ऐसा नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी हमें देनी पड़ती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन के फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, चाहे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अ वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फर्म। इनमें से कौन सी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है फर्म के लिए। द मंथली रेंट ऑन ऑफिस स्पेस दैट इज लीज्ड फॉर अ ईयर, क्या मंथली जो ऑफिस का रेंट है वो। द फ्रेंचाइजर फीस दैट रेस्टोरेंट मस्ट पे टू द नेशनल रेस्टोरेंट चेन। द इंटरेस्ट पेमेंट्स पेमेंट मेड ऑन लोन्स, और वर्कर्स वेज। हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी जो है वेरिएबल कॉस्ट है फर्म के लिए। तो वर्कर्स की जो वेज है वो हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कम वर्कर रखेंगे, उनकी कम मिनिमम जो वेज है वो कम सेट करेंगे। सो मोस्ट वेरिएबल कॉस्ट जो होती है किसी भी फर्म के लिए वो वर्कर की वेजेस होती है, जिसको फ्लक्चुएट टाइम टू टाइम करती रहती है, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, ठीक है। और इसी तरह से रिसेशन में, बूम में, डिफरेंट जो हमारे बिजनेस साइकिल्स हैं उनके अंदर वेजेस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट है जी, द कॉस्ट दैट डिपेंड्स ऑन आउटपुट इन द शॉर्ट रन आर टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओनली। ऐसी जो कॉस्ट हैं जो डिपेंड करती हैं आउटपुट पे शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, उनमें कौन सी कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बोथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ओनली, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो तो है वो इस ऑप्शन के लिए एक रॉन्ग आंसर है, ठीक है। बोथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और साथ साथ टोटल कॉस्ट भी,
वेरिएबल कॉस्ट भी शॉर्ट रन में होती है और साथ साथ टोटल कॉस्ट भी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The short run, as economists use the phrase, is characterized by short run. किस टाइम पीरियड को हम इकोनॉमिक्स टर्म में शॉर्ट रन टाइम पीरियड किस टाइम को कहते हैं? अ पीरियड वेयर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स डज नॉट होल्ड. ठीक है, ऐसा पीरियड क्या जहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न ना मिल रहा हो. एट लीस्ट वन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फॉर्म नीदर लिविंग और नर एंटरिंग इन द इंडस्ट्री. ऑप्शन सी इज ऑल इनपुट्स बीइंग वेरिएबल. ऑप्शन डी इज no variable inputs, that is all factors of production are fixed. अच्छा, अब शॉर्ट रन टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड होता है, लीस्ट टाइम पीरियड होता है जिसमें फर्म के पास कोई ना कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स होना चाहिए. ठीक है, और नेक्स्ट जो है कैपिटल को हम इसमें फिक्स नहीं करते. ठीक है, कैपिटल को फिक्स करते हैं, लेबर को हम इसमें फिक्स नहीं करते. ठीक है, लेबर को हम वेरी कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, लेकिन कैपिटल को हम वेरी नहीं कर सकते. न्यू कैपिटल लेने के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. ठीक है, और साथ साथ क्या है कि द फर्म नीदर लिविंग और नर एंटरिंग इन द इंडस्ट्री. शॉर्ट टर्म जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर ना तो कोई न्यू फर्म एंटर हो रही होती है इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है, और ना ही कोई पुरानी जो वर्किंग में है फर्म वो लीव कर रही होती है इंडस्ट्री को. ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर इंडस्ट्रीज जो है अपने एंटरिंग या लिविंग के डिसीजंस को लेती हैं. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें. हैप्पी लर्निंग.